हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने व उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान के शिल्पकारों ने भारत की छवि को ऐसे गढ़ने का प्रयास किया था जिसमें भारत लोकतंत्र के प्रकट रूप में नजर आए। ऐसा देश जो अपने ही अंतर्द्वंद्वों से लगातार लड़ रहा था, उसके लिए मुश्किल था लोकतंत्र को अपनाना, क्योंकि तब नागरिक अपने अधिकारों को अपने कर्तव्यों को नहीं समझते थे। भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी से अशिक्षा के गहरे गर्त में जा चुका था, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व अधिकार आज़ादी अवसर की समता की बातें लिखी गई थीं। लेकिन संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत के इतिहास में एक ऐसा भी दिन आएगा जब अधिकारों को ताक पर रख दिया जाएगा, जब भुला दिए जाएंगे लोकतंत्र के मूल्य, नैतिकता अपना दम तोड़कर सत्ता के आगे घुटने टेक देगी। ऐसा ही हुआ इंदिरा गांधी के समय जब देश में लगाया गया आपातकाल। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सियासी किस्सों से जुड़ी हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां आज बात होगी भारतीय इतिहास के ऊपर भारतीय लोकतंत्र के सबसे स्याह धब्बे आपातकाल को लेकर। हम समझेंगे कि आज जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश में लोकतंत्र बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी ही दादी इंदिरा ने कैसे देश के राजनीतिक इतिहास लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सजा मिलने के तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक अस्तित्व और सत्ता बचाने के लिए 25 जून 1975 की रात 12 बजे आपातकाल की घोषणा की थी। इसके बाद देखते ही देखते देश पुलिस स्टेट में बदल गया था। सरकारी आदेशों के प्रति वफादारी दिखाने की होड़ में पुलिस वालों ने बेकसूर लोगों को झूठे आरोपों में जेल में ठूंसना शुरू कर दिया। पुलिस की बर्बरता सारी हदें पार कर गई थी। सरकार की तानाशाही और जुल्म के खिलाफ राष्ट्रवादी संस्थाओं, नेताओं और देशभक्तों ने देश भर में प्रचंड सत्याग्रह शुरू किया। रेलवे स्टेशनों, भीड़भाड़ वाले चौराहों, सिनेमाघरों, सरकारी गैर सरकारी सार्वजनिक सम्मेलनों, बस अड्डों, मंदिरों, गुरुद्वारों ही नहीं, अदालतों में भी इंदिरा गांधी की सभाओं में सत्याग्रह होने लगा। इंदिरा गांधी दिल्ली के लाल किले में लगभग 200 विदेशी सांसदों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाली थीं। वे ये दिखाना चाहती थीं कि भारत में लोग खुश हैं, आपातकाल का कहीं विरोध नहीं हो रहा है, सभी राजनीतिक दल अपना कार्य कर रहे हैं, देश में अनुशासन पर्व चलाया जा रहा है। जैसे ही इंदिरा गांधी ने बोलना शुरू किया, लगभग 20 सत्याग्रही युवा स्वयंसेवक मंच पर चढ़ गए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद आदि नारे लगाने लगे। इस दृश्य को विदेशियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और दुनिया में इंदिरा गांधी के अनुशासन पर्व की पोल खुल गई। सत्ता प्रेरित आतंक संविधान, संसद, न्यायालय, प्रेस, लोकतंत्र और राजनीतिक शिष्टाचार इत्यादि की धज्जियां उड़ाकर देश में आपातकाल की घोषणा का सीधा अर्थ था निरंकुश सत्ता की स्थापना, अर्थात वकील, दलील और अपील सब के सब समाप्त कर दिए गए। इस सरकारी अत्याचार के विरुद्ध देशवासियों द्वारा सड़कों पर उतरकर सत्ता प्रेरित दहशतगर्दी के विरुद्ध संगठित जन संघर्ष का बिगुल बजाने का सीधा अर्थ था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की उक्त पंक्तियां सत्याग्रहियों का महामंत्र बन गई थीं। देश के विभाजन के पूर्व जिस तरह वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों को सर्वस्व त्याग की प्रेरणा देता था, उसी प्रकार दिनकर की कविता ने देशवासियों को अहिंसक प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। एक तरफ पुलिसिया कहर भी राष्ट्रभक्ति से युवा उफान को रोक नहीं सका। देश भर की जेलें लाखों सत्याग्रहियों के लिए छोटी पड़ गईं। जेलों के अंदर खुले मैदानों में तंबू लगा दिए गए थे, मानो किसी कुंभ के मेले में तीर्थयात्री ठहरे हुए हों। सरकारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों को हिरासत में यातनाएं दी जाती थीं। सत्याग्रहियों को पुलिस की गाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर अंधेरे में जब जेल लाया जाता था, तब उनके गगनभेदी उद्घोषों से खोलो खोलो जेल के फाटक सरफरोशी आए हैं, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, समग्र क्रांति अमर रहे जैसे नारों से समूची बस्ती और जेल गूंज उठती थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही 3000 से अधिक सत्याग्रही बंद थे।
देश भर की जेलों में कांग्रेस को छोड़कर शेष सभी विपक्षी दलों के लोग कैद थे। इनमें लगभग 95% लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। सभी सत्याग्रही लोक संघर्ष समिति और युवा छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले अपने गतिविधियों को अंजाम देते थे। जेलों में पहुंचकर सबने समरसता, एकता और अनुशासन का परिचय दिया। विभिन्न विचारों और दलों के सत्याग्रहियों का एक ही उद्देश्य था, तानाशाही समाप्त कर लोकतंत्र को पुनः बहाल करना। राजनीतिक कैदियों की कई श्रेणियां थीं। पहली श्रेणी में वे लोग थे जो 25 जून 1975 की रात को ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। इनमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, सुरेंद्र मोहन, प्रकाश सिंह बादल जैसे सैकड़ों बड़े नेताओं के साथ लगभग 20,000 कार्यकर्ता कैद थे। मीसा यानी मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए दूसरी श्रेणी में भूमिगत रहकर आंदोलन संचालन करने वाले लोग थे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। हालांकि इनकी संख्या बेहद कम थी। इनमें भी अधिक संघ के प्रचारक ही थे। तीसरी श्रेणी में योजनाबद्ध तरीके से सार्वजनिक स्थानों पर संघर्ष करने वाले 15 से 25 वर्ष के विद्यार्थी थे, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख के करीब थी। इसलिए जेल प्रशासन को तंबू लगाने पड़े। पुलिस से बचने के लिए अनेक आंदोलनकारी भूमिगत हो गए थे। ये मंदिरों की छतों, पार्कों, जेल जाने वाले कार्यकर्ताओं के घरों और शमशान स्थल आदि में बैठक किया करते थे। इन्होंने अपने नाम और यहाँ तक कि वेशभूषा और भाषा तक बदल ली थी। संघ की ओर से एक सहायता कोष बनाया गया। ऐसे परिवारों जिसमें कमाने वाले सदस्य जेल चले गए थे, उनके लिए आर्थिक व्यवस्था की गई थी। तानाशाही के विरुद्ध कश्मीर से कन्याकुमारी तक शुरू हुई जनसंघर्ष आपातकाल तक लगातार जारी रही। तानाशाही के विरुद्ध कश्मीर से कन्याकुमारी तक शुरू हुआ जनसंघर्ष आपातकाल के हटने तक लगातार जारी रहा। इन सत्याग्रहियों ने हर कष्ट सहकर तानाशाह सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। संघ की शाखाओं से राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना से संस्कारित युवाओं की मस्ती देखने योग्य थी। इन 3 श्रेणियों के अलावा एक और श्रेणी ऐसी भी थी जिसमें ना तो भूमिगत रहकर आंदोलन किया और ना ही कोई जेल गया। आपातकाल की घोषणा होते ही ये लोग छिप गए थे। कुछ हरिद्वार चले गए, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ चले गए और कुछ विदेश भाग गए। ऐसे भीरू लोगों की संख्या बहुत कम थी। फिर भी इनमें से अधिकांश लोगों को पुलिस ने ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया। और 5वीं श्रेणी की बात करें तो वो भूमिगत रहकर आंदोलन करने वाले थे, जो आखिर तक पुलिस के हाथ नहीं आए। ये जेल में बंद साथियों के परिवारों की देखभाल करते थे। इनके संगठन कौशल, सूझबूझ और बुद्धिमत्ता का लोहा सभी ने माना। ऐसे नेताओं के प्रयासों से ही उस समय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। जेल में भी इन कार्यकर्ताओं की दिनचर्या आदर्श, अद्भुत और मस्ती भरी रही। प्रातः से ही रात्रि तक शारीरिक एवं बौद्धिक कार्यक्रमों में व्यस्त आनंदपूर्वक रहने वाले इन आंदोलनकारियों के जेल को एक अनिश्चितकालीन प्रशिक्षण शिविर बना दिया था। स्नान के बाद आरती और फिर अल्पाहार, हवन या फिर रामायण पाठ, सहभोज तथा विश्राम के बाद नित्य बौद्धिक वर्ग शाम को शाखा कार्यक्रम करता था और रात्रि के भोजन के बाद नियमित भजन कीर्तन और सामूहिक जीवन जीने का और संस्थागत सरकारों को भी निरंतर बनाए रखने का प्रयास करता था। इस तरह जेल के बाहर भूमिगत कार्यकर्ताओं की तपस्या और जेल में उनकी आनंदमयी साधना के फलस्वरूप देश को आपातकाल की निरंकुशता से छुटकारा मिल सका। बाल स्वयंसेवकों को हिरासत में यातनाएं दी गईं। आपातकाल सरकारी अत्याचारों का पर्याय बन गया था। सत्ता के इशारे पर बेकसूर जनता पर जुल्म ढाया जा रहा था। पुलिस की नज़रों से बचकर भूमिगत आंदोलन चलाना कितना कठिन रहा होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सरकार ने प्रेस की आज़ादी का गला घोंटकर सभी प्रकार की खबरों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिन अखबारों और पत्रिकाओं ने आपातकाल की घोषणा का समाचार छापा, उन पर तुरंत ताले जड़ दिए गए थे। जनता की आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया गया था। सत्याग्रह की सूचनाएं और समाचार जनता तक पहुंचाने के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने लोकवाणी, जनवाणी, जनसंघर्ष इत्यादि नामों से भूमिगत पत्र पत्रिकाएं प्रारंभ कर दी थीं। इनमें रात्र के अंधेरे में इनको छापा जाता था। फिर संघ के बाल स्वयंसेवक इन्हें घर घर बांटते थे। कहीं कहीं तो हाथ से लिखे गए पर्चे भी बांटे जाते थे। देश भर में छपने और बंटने वाले इन पत्रों ने तानाशाही की जड़ें हिलाकर रख दी। कई स्थानों पर छापे पड़े। कार्यकर्ताओं और बाल स्वयंसेवक भी पत्र बांटते हुए गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने देश के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार हुए 500 से अधिक बाल एवं शिशु स्वयंसेवकों को यातनाएं दी और फिर इन्होंने कभी मुंह नहीं खोला। सत्याग्रही परिवारों की देखभाल, पुलिस से बचने के लिए अनेक आंदोलनकारी भूमिगत हो गए थे। ये मंदिरों की छतों, पार्कों और जेल जाने वाले कार्यकर्ताओं के घरों और शमशान स्थल आदि पर बैठक किया करते थे। इन्होंने अपना नाम, यहाँ तक वेशभूषा सब बदल दिया था। तो यहाँ तक आपने सुना कैसे देश भर में
आंदोलन करने वाले आंदोलनकर्ताओं को जेल के भीतर ठूसा जा रहा था। पुलिस ने देश के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार 500 से अधिक बाल एवं शिशु स्वयंसेवकों को यातनाएं दी और फिर उन्होंने कभी भी मुंह नहीं खोला। तो ये था देश के इतिहास का सबसे काला धब्बा, जिसमें लोकतंत्र के ऊपर तमाम पहरे लगाए गए, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया गया। और आज जो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रखर आवाज़ उठाने की बात करती है, वो कहीं ना कहीं उसी इतिहास से जुड़ी हुई है जिसमें इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को आवाज़ उठाने वालों के लिए कहीं ना कहीं पहरे लगाए थे। इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताएं। और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ रूम पोस्ट। धन्यवाद।